हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने कल स्टार्टिंग में पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो उसके बाद हम ये आगे पढ़ते हैं जो है कि हमारा स्ट्रेसेस के बारे में है कि स्ट्रेसेस क्या क्या होती हैं और कौन कौन से उनके टाइप्स होते हैं, स्ट्रेसेस क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती है। क्योंकि जो जो एग्ज़ाम होते हैं जेई के, जो एई के एग्ज़ाम होते हैं, इस पर क्या होता है कि यूनिट का खेल होता है सारा, कि यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभार हमसे, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। अब हम क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें याद कर लेते हैं, हमको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती है। जैसे यूनिट्स याद नहीं रहती है कि उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसकी एमकेएस में यूनिट क्या है, उसकी सीजीएस में यूनिट क्या है। तो इन सबको हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बुक हमारी जो रेफरेंस में चल रही है वो बंसल सर की चल रही है। और जो क्या करना है कि हमने इसको अच्छे से देखना है। तो हमने कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, क्या क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, और क्या बोलते हैं उसके नाम, डक्टिलिटी होगी, मेलेबिलिटी हो गई, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सब हमने कल पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेसेस क्या क्या होती है, स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेसेस के बारे में। तो स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जो स्ट्रेसेस होती हैं हम पढ़ते हैं आज स्ट्रेसेस के बारे में। स्ट्रेसेस कि स्ट्रेसेस क्या क्या होती है, स्ट्रेसेस क्या होती है। सबसे पहले अगर हम एक बात एग्जांपल लेके चले, मानो कि ये कोई बॉडी है, मानो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था स्ट्रेसेस के बारे में। क्या होता है कि ये एक बॉडी है, मानो ये कोई क्या है, इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये पूरे में क्या है, इस मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि ये सारे आपस में चिपके हुए होंगे, किसकी वजह से, कोहेजन के वजह से। कोहेजन में क्या होता है, जब सेम टाइप के मटेरियल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनाते हैं, क्या होता है कि जो कोहेजन में होता है कि जो सेम टाइप के मटेरियल होंगे, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि क्या होता है, फ्लूइड में पढ़ा हमने, जैसे वाटर प्लस वाटर हो या मिल्क प्लस मिल्क हो। तो अगर ये आपस में इनके ऊपर एक के ऊपर एक डाल दें तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोहेजन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कोहेजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारी कोई इलास्टिक बॉडी है, तो इस इलास्टिक बॉडी में क्या होगा कि जो इसके अंदर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये आपस में चिपके होंगे, ठीक है। किस वजह से, कोहेजन बोल लो या मेटालिक बॉन्ड बोल लो, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम ये दो पार्ट को ले लें, ये दो पार्ट को हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो पार्ट को हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्या होगा, मानो ये है और ये है, दो पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई हम टी किलो न्यूटन टेंशन का कोई फोर्स लगा रहे हैं, टी किलो न्यूटन का, ठीक है। अब क्या होगा, हमने मानो ये कोई दो निकाल लिए यहाँ पे से, आप इस पे देख रहे हैं, ठीक है, हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो क्या होगा, ये टी किलो न्यूटन का फोर्स लग गया, यहाँ पे भी, इस पे भी क्या लगेगा, टी किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो जब ये फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा, कुछ इस तरह के शेप में आ गया। ये जो रेड वाले में है यही है। उसके बाद जब हमने इसमें टी किलो न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये इस शेप में बदल गया। अब जब ये इस शेप में बदलेगा, तो क्या होगा कि इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, ये क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स,
ये क्या लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये जितना टी किलो न्यूटन लग रहा होगा, मानो अगर टी किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन का लग रहा होगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है एफ आर, ये भी 100 किलो न्यूटन का लगेगा, बराबर लगेगा। फोर्स कितने क्या लगेगा, बराबर लगेगा, पर क्या लगेगा, जो ये है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या करेगा, ये जो टी किलो न्यूटन है ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपना शेप चेंज करके ये कुछ इस तरीके से बदल जा रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए इस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग डेवलप फोर्स हो रहा है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो ये इंटरनल रजिस्टिंग डेवलप फोर्स होता है, ये क्या होता है, इस टी किलो न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है, इस टी किलो न्यूटन के बराबर होगा। पर क्या होगा, डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये इसका फिनोमेना है स्टैसिस का, ठीक है, ये स्टैसिस है। तो ये जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। पहले ये मान लो कोई इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, ये कोई इलास्टिक बॉडी है, टी किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रखा मैंने, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये कोई इलास्टिक बॉडी है, मटेरियल है, उसके अंदर का ये अंदर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल्स के हमने दो पार्ट निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है, दो पार्ट निकाले हमने, मानो यहाँ पे दो पार्ट निकाल दिए, ठीक है, ये दो पार्ट निकाल दिए। अभी दो पार्ट निकाले, इसमें भी तो जब ये खींचेगा तो ये भी सब खींचेंगे ना, ये भी खींचेगा, तो ये टी किलो न्यूटन खींच रहा है, ठीक है, ये टी किलो न्यूटन से खींच रहा है। तो जब ये खींचेगा तो ये इसकी शेप चेंज होने लग जाएगी, ठीक है ना, शेप चेंज होने लग जाएगी। जैसी शेप चेंज होगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होने लग जाएगा, जो कि अपना शेप को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो कैसा होगा डेवलप, वो जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वो डेवलप होगा, और क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे इसकी यूनिट, अभी सुनना, आगे जो इस स्ट्रेस की यूनिट होती है, जो इस स्ट्रेस की यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, वो न्यूटन होगी, ठीक है। अब आपने कई बार पढ़ा होगा कि न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, अब वो मैं बताऊंगा आगे, ये भी याद रखना, ये स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, सिर्फ न्यूटन होती है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आता है जो हम पढ़ते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं हम स्ट्रेस इंटेंसिटी। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस इंटेंसिटी। जो इसकी यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। वो क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। जिन्हें बुक किताबों में पढ़ते हैं हम, वो क्या होती है, स्ट्रेस इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेस इंटेंसिटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो ये लिखना, स्ट्रेस के बारे में बाद में लिखाऊंगा, पहले स्ट्रेस इंटेंसिटी के बारे में लिखना। ये होता है, it is the ratio, it is a ratio of resisting force per unit area, ठीक है, पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इंटेंसिटी को हम किससे, या स्ट्रेस इंटेंसिटी को ही हम स्ट्रेस भी बोल देते हैं। अगर हम किताब के उससे पढ़ें तो स्ट्रेस इंटेंसिटी को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, बट अगर एक्चुअली देखें तो स्ट्रेस ये होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और हम स्ट्रेस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ें, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी समझाता हूँ। अब क्या होगा, इसको हम किताब की तरह से देखें तो इसको हम स्ट्रेस ही बोलते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। अब अगर स्ट्रेस इंटेंसिटी के बारे में देखें
तो स्ट्रेस इंटेंसिटी के बारे में देखें अगर, तो क्या होता है देखो, अब जो ये इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, ये इलास्टिक जो बॉडी है, अब ऐसा है कि हमने तो सिर्फ इसमें स्ट्रेस जानने के लिए तो हमने सिर्फ 2 पार्ट को लिया। अब ऐसा है कि अगर जब ये खींच रहा होगा तो ये सारे मॉलिक्यूल्स पे लग रहा होगा ना, सारे मॉलिक्यूल्स पे लग रहा होगा। अगर हम इसका एक विजुअल डायग्राम बना ले, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इधर भी है। अगर हम इसका देखें, अगर यहाँ से लगेगा, अगर यहाँ से लगेगा T किलो न्यूटन का लोड, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे, 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 सब जगह क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब ये दूर भागेगा तो ये क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा ना। अब ये क्या हो रहा है, ये सारे करेंगे ऐसे, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब करेंगे। तो ये किस पे लग रहा है, एक पर यूनिट एरिया पे लग रहा है ना, एक पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। क्यों, अगर ये यहाँ पे भी ये आपस में ये खींच रहा है, T किलो न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, इस पे भी डेवलप होगा, इस पे भी डेवलप होगा, यहाँ भी डेवलप होगा, यहाँ भी डेवलप होगा, यहाँ भी डेवलप होगा, यहाँ भी सब जगह डेवलप होने लग जाएगा। क्या डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। क्या डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। इसको FR से हम डिनोट करते हैं। तो ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पूरे एरिया पे डेवलप होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm²। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्ट्रेस इंटेंसिटी अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्ट्रेस इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस के बराबर होती है, इक्वल्स टू स्ट्रेस होती है, ठीक है। और फिर इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm²। डिनोट किससे करते हैं हम इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा फिनोमिना, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं, स्ट्रेसेस के बारे में लिखते हैं थोड़ा। ये समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस इंटेंसिटी क्या होती है, ये रेशियो होती है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होगा, अगर ये कोई इलास्टिक बॉडी है, तो इसके हर एक जगह मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमने स्ट्रेस में क्या देखा, स्ट्रेस में हमने सिर्फ किसी दो को निकाल के उसमें देखा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये T किलो न्यूटन के हिसाब से खींच रहे हैं इसको, तो क्या होगा, हर एक जगह पे क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे डेवलप होगा, कहाँ होगा, पूरे एक पर यूनिट एरिया पे हो रहा है ना, ये पूरा एरिया है, उस एरिया पे हो रहा है ये, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्ट्रेस इंटेंसिटी। तो आगे हम थोड़ा थ्योरी लिखते हैं किताब से। कुछ 2-3 पॉइंट है, इनको लिखना है। अब लिखना, अब स्ट्रेसेस के बारे में लिखना। वेन एवर द बॉडी, whenever a body is subjected to an external force, it tends to deform the body resist deformation due to the
internal due to the internal resistance developed within the body and this resistance is equal to the applied force। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर मानो कि इलास्टिक बॉडी है, ये कोई इलास्टिक बॉडी है या मटेरियल है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ लो यहाँ पूरे में मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स को ले लें, अगर इसमें भी ये T किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये T किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी T किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा, यहाँ पे भी T किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। तो जब ये लोड लगेगा तो क्या होगा, ये शेप चेंज होने लग जाएगी। ठीक, ये शेप चेंज होने लग जाएगी। तो क्या होगा, ये अपने शेप को रिगेन करने के लिए इसमें क्या लगेगा, एक अंदर की तरफ, ठीक है, एक अंदर की, ये बाहर की तरफ T किलो न्यूटन लग रहा है, अंदर की तरफ ये क्या लगेगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ये क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ताकि अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा से आ जाए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि वेन एवर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स ये रहा, इट टेंड्स टू डिफॉर्म, ये डिफॉर्म होने लग जाएगा। टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन, इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा विद इन अ बॉडी, उस बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना भी फोर्स लगाया होगा, जैसे हमने मानो 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तो जो FR इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो कितने का होगा, वो भी 100 किलो न्यूटन का ही लगेगा, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी किसकी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की, वो क्या होगी, वो अपोजिट होगी, हमारी। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी अपोजिट होगी, ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है, इसमें 2-3 है और लिखना, और करके लिखना, इतना लिख दिया होगा। तो पेपर पर कोई सी भी आ सकता है ना, तो सारे याद रखने पड़ते हैं। और करके लिखना, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस offered by a body against deformation is known as stress। डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। क्या बोल रहा है कि जो फोर्स लगती है किसके अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस फोर्स लगती है ना किसके, अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में कौन सी लगती है, रेजिस्टेंस फोर्स लगती है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ है। फिर एक लिखना, और लिख के लिखना एक और। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है द इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया बोलो या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोला था मैंने, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। इंटेंसिटी बोल लो या बोल दो इसको इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बोल लो,
या इसको स्ट्रेस बोल लो, ठीक है। अगर हम बुक की तरह से देखें तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ही क्या होती है, स्ट्रेस होती है हमारी, ठीक है। और इसका आगे लिखाता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, ये भी यही था इंटरनल फोर्स, जो इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, या इसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना, मैंने आपको बताया था यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कौन सी यूनिट है ये, SI यूनिट होती है, ठीक है, SI यूनिट होती है। आप क्या करते हैं, हम स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं, P/A लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को क्या लिखता हूँ, P/A, ठीक है। अब P क्या होता है हमारे पास, P होता है हमारे पास अप्लाइड फोर्स, या उसको हम लोड ऑन अ बॉडी, ये इलास्टिक बॉडी है, जो इसमें हम ये अप्लाइड T किलो न्यूटन लगा रहे हैं, जो T किलो न्यूटन लगा रहे हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जो हम T किलो न्यूटन लगा रहे हैं उसी को हम P कहते हैं। P क्या होता है, अप्लाइड फोर्स और लोड ऑन द बॉडी, ठीक है। और A क्या होता है हमारे पास, A होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इतना चीज़ है, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, P/A, P क्या होता है, अप्लाइड फोर्स या लोड ऑन द बॉडी, और A क्या होता है, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जो इसमें आगे है वो क्या है कि SI यूनिट तो हमको पता चल गई इसकी। अब इसकी MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन, उसमें कितनी होती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखने वाली चीज़ है। क्या होती है MKS में, क्या होती है MKS मतलब होता है मीटर किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS यूनिट क्या होती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और SI यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, कि स्ट्रेसेस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने। SI यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की SI यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और MKS यूनिट क्या होती है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब आता है स्ट्रेसेस के टाइप। स्ट्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक होगा एक्चुअल स्ट्रेस, एक होता है एक्चुअल स्ट्रेस, और एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। हमको कौन सा पढ़ना है, हमको ये वाला पढ़ना है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा A से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा A और सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो ये होता है सिग्मा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया बिफोर लोडिंग, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं, इसका होता है सिग्मा A इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया आफ्टर लोडिंग, ठीक है। बिफोर लोडिंग या आफ्टर लोडिंग की बात करता है, ठीक है। अब ये चीज़ लिख दिया आपने। स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, स्ट्रेस दो टाइप की होती है, एक एक्चुअल स्ट्रेस होती है, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है। हमको क्या पढ़नी है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़नी है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्या, एरिया बिफोर लोडिंग, कि लोडिंग से पहले एरिया कैसी थी। और इसमें क्या है, इसमें है
इसमें क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस में क्या है कि एक्चुअल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है उसके एरिया आफ्टर लोडिंग के बाद एरिया कैसी वो कर रही है, ठीक है, ये होती है एक्चुअल स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, 2 केस के पॉइंट है, ये लिखना है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, बस ये याद रखने वाली चीज़ें याद रखना पड़ता है हर चीज़ को, ठीक है, हर चीज़ को याद रखना पड़ता है। तो इसमें पहला केस है, केस वन है अगर टेंसाइल फोर्स लगाओ किस पे, बॉडी पे, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाओ बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा होगा। तो टेंसाइल फोर्स पता नहीं क्या होता है, ये बॉडी होगी, तो ये जो बाहर को खींच रहा है, मतलब जैसी कोई बॉडी है, इसको अगर आप बाहर को खींचेंगे तो क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस टेंसाइल फोर्स की अगर कंडीशन में केस में देखें तो हम क्या होता है, जो एक्चुअल स्ट्रेस होता है वो बड़ा होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, ये याद रखने वाली चीज़, ये आता है जो एक्चुअल स्ट्रेस है, ये क्या है हमारा एक्चुअल स्ट्रेस है, ये क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से बड़ा होगा, ठीक है, ये याद रखना आ सकता है। और केस टू क्या होता है, अब कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। मानो कि ये कोई बॉडी है, अगर हम इस पे टी किलो न्यूटन लगाते हैं, अब मानो कि ये कोई कुछ चीज़ है, अगर हम इस पर टी किलो न्यूटन लगाते हैं और इसको खींचते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी क्योंकि ये खींच रहा है, ठीक है। इसका जो ये एरिया है, मानो ये वाला एरिया या कुछ भी ये पूरा ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल थिन वायर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो क्या होगा, ये पतला होने लग जाएगा एक, ठीक है। ये पतला होगा तो इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लग जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लग जाएगा, तो स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगी, किसकी, एक्चुअल कंडीशन की किस स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगी, पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसी केस में हम कंप्रेशन में देखें, कंप्रेशन का केस देखें तो क्या होगा, मानो अगर ये कोई चीज़ है, ये कोई बॉडी है, मतलब ये इलास्टिक बॉडी है, क्या करेंगे, अगर इसको हम दबाएंगे कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर हम मानो ये है, इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये कंप्रेशन वाली कंडीशन है, अगर हम इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस, ये क्या होगा, ये लेंथ तो छोटी होगी पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बड़ा होने लग जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बड़ा होने लग जाएगा। और क्या होगा, फिर क्या होगा, जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो छोटा हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्ट्रेस छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया बिफोर लोडिंग, ठीक है, एरिया बिफोर लोडिंग होती है। और एक्चुअल स्ट्रेस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया आफ्टर लोडिंग, ठीक है, ये इसका कंडीशन है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, इसके बाद चीज़ें हैं कुछ। अब आते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, सिग्मा इक्वल्स टू न्यूटन पर mm स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, MPa भी बोलते हैं हम इसको, मेगा पास्कल बोल लो या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोले, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस देख लेता हूँ, इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस में देखेंगे हम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एक होता है हमारे पास टेंजेंशियल या इसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो कैसे
कैसे एक्ट करता है? परपेंडिकुलर, एक्ट एस परपेंडिकुलर, एक्ट एज परपेंडिकुलर, एक्ट एज परपेंडिकुलर द सरफेस, एक्ट एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वाली बात याद रखना, ये आता है एग्जाम में, ये एई में आया हुआ एक दो बार। अभी हाल ही के जो एई के एग्जाम में आया था कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कैसे एक्ट करता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे एक्ट करता है? नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है हमारा परपेंडिकुलर द सरफेस के परपेंडिकुलर। और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है या जो शियर स्ट्रेस होता है वो एक्ट करता है अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। ठीक है, ये याद रखना। अब इसको मैं बता देता हूँ कैसे। मानो ये कोई बॉडी है, डायग्राम अच्छी नहीं है मेरी, ये कोई बॉडी है, तो ये जो सरफेस है उसके क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये याद रखना, जो ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो एक्ट एज परपेंडिकुलर द सरफेस, ये याद रखने वाली चीज़ है जो याद रखनी है। और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस में क्या होता है? एक्ट अलोंग द सरफेस, एक्ट अलोंग द सरफेस, सरफेस के जैसे सरफेस होगा उसी के थ्रू वो एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। वो किस किस में होते हैं? एक होता है हमारे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। अब क्या होता है ये फर्दर अगर हम आगे देखें, थोड़ा मैं बताता हूँ। अगर हम देखें एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, एक बेंडिंग स्ट्रेस हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। या इसको बेंडिंग स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं? या तो ऐसे लिख दो, डायरेक्ट नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं किस में? एक होता है हमारे पास नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, या एक होता है नॉर्मल टेंशन स्ट्रेस सिग्मा टी, नॉर्मल सिग्मा टी। एक होता है नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, एक होता है नॉर्मल टेंशन स्ट्रेस सिग्मा डी। अब कैसे होगा? अगर ये एक बॉडी है, अगर इसमें ऐसे वाला फोर्स लग रहा हो बाहर की तरफ, तो ये क्या होता है? टेंशन। और अगर ये एक बॉडी है, इसमें अंदर को दबा रहा हो तो कैसा फोर्स लगता है? कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जो आगे है जो ये बेंडिंग स्ट्रेस का है, ये किससे सॉल्व होगा? ये बेंडिंग इक्वेशन से सॉल्व होगा। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? ये किससे सॉल्व होगा? बेंडिंग इक्वेशन से। बेंडिंग इक्वेशन कैसा होता है कि अगर ये कोई बॉडी है, इस पर कोई लोड लगेगा तो ये कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से होने लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगी? जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ऊपर की जो लेंथ, अगर इसमें कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, तो क्या होगा? ऊपर की जो ये इसको दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो क्या होगा? ऊपर से क्या होगा? इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी और जो नीचे साइड से है उसमें क्या हो जाएगी? लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही है इसका। तो बेंडिंग इक्वेशन से सॉल्व होगा। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? M/I सिग्मा B/Y और E/R। ठीक है, R क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। E क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है। Y होती है
ये y होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का, जो जितनी भी दूरी है y होती है। ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये मोमेंट हो गया, ये I हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर हमको इसको निकालना हो, स्ट्रेस निकालना हो, अगर हमको स्ट्रेस निकालना हो यहाँ पे, तो सिग्मा b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/I इंटू वाई। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला। क्या होगा, सिग्मा b, इन दोनों को ले लेंगे तो सिग्मा b इक्वल्स टू m/I इंटू वाई, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या हो गया होगा। अब जो आगे है उसमें क्या है कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होता है, इसके आगे करना फर्दर, ये दो में डिवाइडेड होता है। एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और सेकंड होता है हमारे पास टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बाद में समझेंगे थोड़ा, अभी टॉर्जनल बता देता हूँ। टॉर्जनल में क्या होता है, टॉर्जनल में क्या होता है, मानो कि ये अगर हमने कोई फिक्स करा हुआ है, ये कोई हमने फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई मूवमेंट लगा दें, कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा दें, टी लगा दें, ठीक है, कोई टी लगा दें, ये फिक्स है, तो क्या होगा, अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये फिक्स है, यहाँ पे ये रोटेट करने लगे, घूमने लग गया, तो क्या होगा, जो अभी यहाँ पे हैं, ये क्या कर देंगे, जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे में आ जाएंगे, तो जो ये लाइन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। तो मतलब क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर पहुँच जाएंगे, पास 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 पास, तो क्या होगा, जो ये फिक्स्ड एंड के पास होगा उसके मॉलिक्यूल्स तो वहीं पे रहेंगे पास पास, पर जो ये दूर के, जो फ्री एंड के जो ये मॉलिक्यूल्स ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यही है इसका। और इसको हम कैसे, किससे करेंगे, टॉर्जनल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, वो तब पढ़ेंगे। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि मानो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, क्या हुआ, यहाँ से फिक्स्ड है, नीचे से फिक्स्ड है ये। ठीक है, नीचे से फिक्स्ड है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के बारे में बता रहा हूँ, नीचे से फिक्स्ड है, यहाँ से कोई फोर्स लगा तो क्या होगा, जो पॉइंट, जो मॉलिक्यूल, ये पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, सारी जगह मॉलिक्यूल्स है, मान लो सारी जगह क्या है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सारी जगह मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से कुछ इधर को, कुछ इधर को, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था वो यहाँ पहुँच जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ था यहाँ पहुँच जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ था यहाँ पहुँच जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ था यहाँ 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 सब जगह पहुँच जाएगा। अब जो मॉलिक्यूल्स इधर थे वो मॉलिक्यूल्स इधर पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे, इधर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका फिनोमेना। ठीक है, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हो गया, ये टॉर्जनल शियर स्ट्रेस हो गया। अब हमारे जो आज हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी जो भी इसकी थ्योरी है वो मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल है, वो है हमारा क्लासरूम नॉलेज नाम से, उसमें ज्वाइन हो जाना, वहाँ भेज दूँगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, कि स्ट्रेन क्या क्या होता है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या सब कुछ है, कल हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने शियर स्ट्रेस पूरा कर लिया, स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।